ठीक है, इसमें क्या करना है देखो, मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे पहला है, एक्चुअली फिजिक्स को मॉडर्न नाम देने का पीछे ये रीजन है कि फिजिक्स दो तरीके की थी। एक जो फिजिक्स थी वो हमारी जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, जितनी भी फिजिक्स अभी तक पढ़ रहे थे वो सब थी क्लासिकल, या फिर इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है। मतलब वो सभी फिजिक्स जिसमें न्यूटन की लॉ लगती है वो सब न्यूटोनियन फिजिक्स हैं, और कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं जहां पर न्यूटन के लॉज प्रॉपरली काम नहीं करते, वो आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो गया। जैसे जो एक सबसे मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों फिजिक्स में है, वो सबसे ह्यूज बिगेस्ट डिफरेंस, क्लासिकल फिजिक्स में जो मास है उसको एक ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माना गया था। इंट्रिंसिक मतलब कि, मतलब ऐसा कहा जाता था कि मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट सर मास फिक्स फ्लैट हो गया था और मॉडर्न में मास फिक्स नहीं होता। राइट। इंट्रिंसिक का मतलब कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ऑब्जेक्ट अर्थ पर है, किसी और प्लेनेट पे चला जाए, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज कर दे अपनी, कुछ भी करते रहिए, किसी भी कंडीशन में मास को चेंज नहीं करोगे। ये अपना क्लासिकल न्यूटन की लॉ थी। मॉडर्न इसको स्ट्रिक्टली डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि मास कांस्टेंट पैरामीटर नहीं है। ठीक है, मास इज नॉट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट वेरीज। मतलब इनका ये कहना है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसका अलग मास है, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मास अलग हो जाता है। स्पेशल रिलेटिविटी जिसका नाम दिया गया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, in which it is given that object at rest has a different mass, object in motion has a different mass. तो सपोज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे मास m नॉट है, एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन पे उसका मास m है, जो कि उसके रेस्ट वाले मास से ज्यादा होता है। ठीक है, वैसे हम लोगों को तो समझ में आएगा नहीं ये सारी बातें, क्योंकि बहुत हम लोग अपने डे टू डे लाइफ हमारी क्लासिकल फिजिक्स वाली है, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व नहीं होते कि हमें हमें ऐसा नोटिस, हमें ऐसा दिखे कि हम कार में बैठे तो हमारा मास ज्यादा है, और घर पे पहुंच गए तो मास कम हो गया। ये सब चीजें दिखेंगी नहीं कभी। ठीक है, इसका रीजन ये है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जिन स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं वो स्पीड बहुत कम है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में ये जो मास में वेरिएशन है वो नोटिस तब होता है, नोटिस्ड मतलब सिग्निफिकेंट नोटिस तब होता है जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई चीज है नहीं जो लाइट की स्पीड पे चल रहा हो। तो मतलब अभी आपको पेपर पे ही समझना पड़ेगा, अगर सोचोगे कि कोई एग्जांपल हमारे आसपास हो तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। और वो क्या रिलेशन होता है जिसमें मास को स्पीड के साथ रिलेट किया गया है मॉडर्न फिजिक्स में, तो वो आइंस्टाइन की जो रिलेशन, बिकॉज सारा दिया हुआ तो उन्हीं का है, तो उन्होंने कहा था कि जो मास m है करस्पॉन्डिंग टू स्पीड इक्वल टू द मास विच इज एट रेस्ट, m नॉट मतलब मास एट रेस्ट, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था आइंस्टाइन ने। इसके भी प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है, हम लोग के सिलेबस में कोई उसका मतलब नहीं। इनफैक्ट हमें हमारे को इस क्वेश्चन पे कोई फॉर्मूला भी नहीं है, मतलब इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। एम नॉट क्या है यार, मास एट रेस्ट। एम ये ज्यादा होगा, मतलब अगर हम चलेंगे तो हमारा मास ज्यादा है, हम रुके रहेंगे तो हमारा मास कम हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जाएं कि हमारे कुछ ऐसा हो जाए कि हम लाइट की स्पीड पर चलने लगे, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग लाइट की स्पीड पर चलना स्टार्ट कर दें, मतलब v बराबर c हो जाए, पहली बात तो ये कभी होगा नहीं, रियल लाइफ में कभी नहीं होगा ये चीज। ये सिर्फ हमारे मतलब थॉट्स में हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड पर चल रहे हैं, बट अगर मान लो हो जाता है v इक्वल टू c हो जाए, बाई चांस हो जाए, तो मास कितना होगा, इन्फिनिटी। मतलब हम सभी इनफाइनाइट मास में कन्वर्ट हो जाएंगे।
वही इम्पॉसिबल है, बट क्वेश्चन ये था कि क्यों क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज साइंस के अंदर तो ये कहा जाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, साइंस में हर चीज पॉसिबल है, बट ये इसके बारे में कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, इवन साइंस भी इसको मना कर रहा है कि नहीं ये तो कभी नहीं होगा। रीजन कि अगर ऐसा हो गया तो आप एक इनफाइनाइट मास को मूव कर रहे हो, प्रैक्टिकली सोचिए, इनफाइनाइट मास को मूव करने का मतलब इस पूरे यूनिवर्स को मूव करना है मुझे, यूनिवर्स का भी मास फाइनाइट है, तो यूनिवर्स से भी बड़ी चीज को आपको मूव करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कितनी फोर्स होनी चाहिए, इनफाइनाइट मास चलवाना है तो आपका फोर्स भी इनफाइनाइट लगाओगे ना, यहाँ पर रियल लाइफ में आइए, इनफाइनाइट फोर्स कैसे लगाओगे, बिकॉज हर फोर्स का कुछ तो अमाउंट होगा ना, so since there cannot be infinite force, we cannot move infinite mass, therefore the possibility that object will travel at the speed of light नहीं है, और इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट को एक अल्टीमेट स्पीड का नाम दिया गया है। अल्टीमेट स्पीड मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कोई भी चीज इससे ज्यादा स्पीड पर कभी नहीं आएगी, पूरे यूनिवर्स में, आज, पास्ट में, प्रेजेंट में एंड इन फ्यूचर में ये कभी नहीं हो सकता कि लाइट से ज्यादा स्पीड पर कोई चीज चले, है ना, एज लॉन्ग एज आइंस्टाइन की थ्योरी सही हो। अब कल को पता चला सब पलट जाए तो कौन देखने जा रहा है, थ्योरी पलटने में 200-300 साल लगते हैं, ठीक है, तो पलटने तो हम लोग तो रहेंगे नहीं भाई। न्यूटन की थ्योरी 1600 में आई, आइंस्टाइन आया 1905 में, तो करीब 305 साल बाद आए, 300 ईयर्स पर, न जाने कितनी जनरेशन बदल गई। खैर अगला पॉइंट, ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, द अल्टीमेट स्पीड इज द लाइट स्पीड, नो ऑब्जेक्ट नो पार्टिकल कैन ट्रेवल फास्टर देन द लाइट। सेकंड पॉइंट, मास चेंजेस विद द स्पीड, बट अगेन क्वेश्चन है क्या ये चेंजेस इतने ज्यादा हैं कि हमारे लिए, मतलब हमें टेंशन हो, मतलब हमें इनके बारे में सोचना है कुछ, मतलब क्या ये चेंजेस इतने ज्यादा हैं कि हमें इनके बारे में कुछ सोचना पड़े। तो एक कंपेयर करते हैं, देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में आज आप जितना नजर दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, फास्टेस्ट डे टू डे लाइफ तो छोड़ दो, एटॉमिक लेवल पर भी चले जाओ अगर, इवन एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करता है, तो थोड़ा सा आप केमिस्ट्री याद करो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट, उसकी जो स्पीड होती है ना, वो समवेयर, उसका जो ऑर्डर आता है, अगर कुछ थोड़ा सा डेटा याद करें, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड का आता है। इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो स्पीड कैलकुलेट की गई है वो बोर मॉडल के हिसाब से इतनी आती है, तो v/c कितना हुआ, v/c ये 10⁻⁶ है, नीचे 10⁻⁸ है, तो ये इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻²। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो गया, मतलब 1 माइनस 10⁻⁻⁴, 1 माइनस 10⁻⁻⁴, क्या कोई सिग्निफिकेंस है इस चीज का? सर 1 ही ले सकते हैं उसको। हाँ, मतलब 1 माइनस 10⁻⁻⁴ इज नियरली 1, कितना चेंज आएगा, अगर कैलकुलेटर भी यूज करेंगे तो कैलकुलेटर भी इसको 1 ही दिखाएगा, तो इतने बड़े चेंज को क्या अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, इसीलिए इवन एटॉमिक लेवल पर जब जाकर के, एटॉमिक लेवल पर जब ये चीज नोटिस नहीं हो रही, तो मैक्रो लेवल पर तो वैसे भी नोटिस नहीं होगी, और हमारी लाइफ मैक्रो लेवल पर चल रही है, एटम तो फिर भी माइक्रो लेवल की चीज है, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, क्रिकेट बॉल, बुलेट, क्या ये सब चलेंगे तो इनके मास बदल जाएंगे, थ्योरी के साथ तो बदल रहे हैं, बट अगर हम थोड़ा सा मैथ लगाएं तो वो जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस इतने छोटे होंगे कि ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो कि मास कांस्टेंट है। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स अपनी जगह पर सही थी, बस क्लासिकल फिजिक्स तो हमारी मैक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बनाई गई थी, एटम के लिए तो बनाई नहीं गई थी वो। क्लियर होता है आपका? नेक्स्ट, एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में जो सेकंड टर्म हम यूज करेंगे, मतलब अच्छा इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि क्या हम 12th स्टैंडर्ड की जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स,
उसमें क्या मास का स्पीड के साथ वेरिएशन न्यूमेरिकल्स में ले या ना ले? मास और स्पीड का वेरिएशन न्यूमेरिकल में कंसिडर करें कि ना करें? नहीं करें। थ्योरी में करोगे, बट क्वेश्चंस करते वक्त कभी भी हम मास को स्पीड के साथ चेंज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो कुछ और कहती है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं उनमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? अगर ऑब्जेक्ट जीरो, मतलब क्लासिकल फिजिक्स में एक और प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, प्रॉब्लम कहना गलत होगा, ये कह सकते हो कि इस क्लासिकल फिजिक्स में मास और एनर्जी, इनको अलग अलग क्वांटिटी माना गया था। दीज वर डिफरेंट कंसेप्ट्स। मतलब ये डिफरेंट किस सेंस में कि क्या जरूरी है कि अगर कहीं पर मास होगा तो एनर्जी भी होगी? ऐसे सोचिए, डिफरेंट मतलब कि अगर हमारे पास मास है, मान लो 10 किलोग्राम का मास है, तो क्या जरूरी है कि वो 10 किलोग्राम के मास में एनर्जी होगी? कैसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगी? हो सकता है कि 10 किलोग्राम का मास स्टेशनरी, जीरो एनर्जी होगी इसकी। सो मास है तो हो सकता है एनर्जी ना हो, और एनर्जी है तो हो सकता है मास ना हो। हमने कितनी बार अपने न्यूमेरिकल्स में मासलेस स्प्रिंग यूज की है, और उसके बावजूद भी उसके अंदर एनर्जी हाफ kx² बढ़ाई है। तो मासलेस स्प्रिंग की एनर्जी बताई जाएगी, मतलब बिना मास के एनर्जी। समझ पा रहे हो? बिना मास के एनर्जी हो सकती है और बिना एनर्जी के मास हो सकता है, तो दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी। मतलब ऐसा नहीं था कि इसकी एग्जिस्टेंस तब होगी जब ये एग्जिस्ट करेगा, या इसकी एग्जिस्टेंस के लिए इसका होना जरूरी है। मॉडर्न में कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, they cannot exist independently, they are dependent to each other. So now the most famous statement, mass and energy are equivalent to each other. मतलब इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब ये कहना है कि मॉडर्न कहता है कि ये दोनों अलग है ही नहीं, ये दो, इसको दो क्यों मानते हो, ये एक ही है। जिसे आप एनर्जी कह रहे हो उसको दूसरा आदमी उसी को क्या कह रहा है कि ये मास है, और जिसे हम मास कह रहे हैं वो कह रहे नहीं ये एनर्जी है। मतलब मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है, तो ये अलग नहीं है, कोई सेम ही चीज। दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट वर्ड लगाया है, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू mc²। दिस इज द रिलेशन। एक मास कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा वो इससे निकालोगे, है ना। एक मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेटेड बाय E इक्वल टू mc²। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि एक 10 किलोग्राम बॉक्स है एट रेस्ट, 10 किलोग्राम बॉक्स एट रेस्ट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स इसमें क्या एनर्जी बोलोगे? एनर्जी इन दिस ऑब्जेक्ट, 10 किलोग्राम का मास रेस्ट पे है, निकालो। तो एनर्जी इन दिस मास विल बी 10, और 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, इतनी एनर्जी है, इतने जूल्स की एनर्जी होगी इस मास पे। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, मतलब वो इसका ये कहना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें एनर्जी ना हो, है ना। साइंस तो है ही है, बट थोड़ा सा उस एंगल पर भी जाता है। एनर्जी बराबर mc², मतलब अगर इस यूनिवर्स में कहीं पर मास है तो एनर्जी, और मास मतलब मैटर, मतलब मैटर ही एनर्जी है। मटेरियल है तो एनर्जी होगी, एनर्जी है तो मटेरियल होगा। अच्छा, इसके बाद जो इसका भी और मेन पार्ट है वो देखो, इसका जो और मेजर पार्ट है एक बार ध्यान से सुनिएगा।
अच्छा, यही जो क्वेश्चन अभी पूछा है कि 10 kg बॉक्स एट रेस्ट, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इसका क्या आंसर होगा? एनर्जी ऑफ दिस बॉक्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स 0, वो भी लिख लो आप, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में यार कि if we use classical theory then what is the answer, and if we use modern theory then what is the answer? अब जरा यहाँ पर एक बात बताना, हम जरा मास और एनर्जी की बात करेंगे, मास एंड एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है then we denote the mass as m naught and the corresponding energy is m naught c square। अगर मास मोशन में है तो रेस्ट की बजाय मोशन में चला गया, so mass will change, mass will become m naught divided by 1 minus v square by c square, ये हो जाएगा मास। And now the energy will be written as this new mass multiplied by c square। First one known as rest energy, second one called as energy of motion of object। और अगर इनका डिफरेंस नोटिस करें हम, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब मोशन में जो एनर्जी है और जो रेस्ट में एनर्जी है, इनका डिफरेंस। ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा करना है इसको। डिफरेंस नोटिस करो जरा, दोनों का जब माइनस करोगे, थोड़ा बोर्ड पे वैसे देख लो, एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन टर्म है, जब माइनस करेंगे तो एम नॉट सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। मैं मतलब कुछ स्टेप्स डायरेक्ट लिखूंगा यार, कुछ स्टेप्स डायरेक्ट लिख रहे हैं, एम नॉट सी स्क्वायर बाहर, और उसके बाद ये जो रूट का टर्म डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, और माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। मतलब कुछ स्टेप्स थोड़ा सा वर्बली भी कर सकते हैं, और इनफैक्ट पेपर में स्पीड बढ़ाने का तरीका भी यही है कि थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। और यहाँ पर एक और पार्ट कि अगर हम ये मान लें कि जो स्पीड है, और हमें इसलिए मानना है क्योंकि हम जिन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब हमारा जो सिलेबस है 12th लेवल तक का, उसमें ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, बिकॉज हम एटम के ऊपर जाते नहीं, एटम के बियॉन्ड कभी कुछ पढ़ोगे नहीं, तो हमारे सिलेबस में जो v है वो लाइट के स्पीड के कंपेयर में काफी कम आ रहा है। मैं अपने सिलेबस की बात कर रहा हूँ 12th लेवल का, हायर फिजिक्स में जाओगे तो नहीं होगा ये चीज, बट एट प्रेजेंट v छोटी क्वांटिटी होगी हमारे लिए। तो यहाँ पर एक स्मॉल नंबर होगा और पावर लगा है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में रूल जो होता है वो ये होता है कि ये जो पावर होती है वो यहाँ अंदर आ जाती है, तो ये जो माइनस हाफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस हाफ इस माइनस वाली जगह पे जब जाएगा तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा टर्म तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। चेक कर दो सर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद का अगला स्टेप है ये, राइट। और इसे हम लोगों ने अपने मतलब अभी तक की जितनी फिजिक्स पढ़ी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बोला हुआ है। तो एक बात सर, क्लासिकल फिजिक्स गलत तो है नहीं। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, बट उसमें गलती इतनी ही थी कि क्लासिकल में ये कहा जाता था कि भाई जब रुके होंगे तो कोई एनर्जी नहीं होगी, और चलेंगे तो इतनी एनर्जी होगी। मतलब चलने की एनर्जी और रुकने की एनर्जी का डिफरेंस क्लासिकल फिजिक्स में भी यही है, मॉडर्न फिजिक्स में भी यही है, दोनों फिजिक्स है इसका मतलब। समझ पाए इसको ना, इस रिजल्ट का हमारे पास, यानी यहां से आप ये कह सकते हो कि एनर्जी ऑफ समथिंग विच इज मूविंग is equal to energy of something which is moving is equal to rest energy, इस माइनस ई रेस्ट को राइट साइड ले जाओ, तो एनर्जी ऑफ समथिंग विच इज मूविंग शुड बी इक्वल टू द रेस्ट एनर्जी
which is m naught c square and plus the kinetic energy. ये पर्टिकुलर इक्वेशन हम यूज करेंगे, बाकी सब भले यूज ना करोगे लेकिन इसका हमारे लिए यूज है, और ये यूज है मॉडर्न फिजिक्स के करीब तीसरे चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर फ्यूजन इस टाइप के जो चैप्टर्स अभी आएंगे, दो चैप्टर्स के बाद में आएंगे, वहां पर इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो तब तक याद रहना चाहिए, तब तक ये चीज याद रहनी चाहिए कि मोशन की जो एनर्जी है वो रेस्ट एनर्जी m naught c square प्लस काइनेटिक है। ये रिजल्ट यूज होगा, मैं फिर से बोलूँ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट है according to classical physics, the graph between the kinetic energy and speed is कैसा होना चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से? इनफैक्ट मैं इसको एनर्जी बोलूं ज्यादा बेटर होगा। व्हाट शुड बी द ग्राफ ऑफ एनर्जी विद स्पीड इन क्लासिकल फिजिक्स? तो क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी गिवन इज हाफ mv स्क्वायर, एंड अगेन इन क्लासिकल फिजिक्स दिस मास इज कांस्टेंट वैल्यू, सो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बोल सकते हैं। कैसा ग्राफ आएगा? if y is proportional to x square parabola, so it will be a parabolic graph. क्लासिकल फिजिक्स स्पीड की कोई लिमिट नहीं डालता, वो कहता है जितनी मर्जी स्पीड पे चलना चलो। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से स्पीड इनफाइनाइट भी हो सकती है। वो तो मॉडर्न फिजिक्स ने लगा रखा है ना कि नहीं नहीं इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते। टॉप स्पीड क्या कर सकते हैं? लाइट की। तो अगर हम टॉप स्पीड लाइट की करते तो मान लो अगर v बराबर c तक पहुंचे हुए तो हमारे पास एक फाइनाइट एनर्जी आती ना। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से लाइट की स्पीड पे जब जाएंगे तो फाइनाइट एनर्जी आएगी। अगर हम यही मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से चले, मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस है। मॉडर्न फिजिक्स एनर्जी को अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है। वो कह रहा है कि इट इज m नॉट बाई रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर। चेक करिए v बराबर c पर क्या हो जाएगा? v बराबर c, एनर्जी विल बिकम इनफाइनाइट। तो ये जो ग्राफ फाइनाइट वैल्यू पर था, ये फाइनाइट तक नहीं रुकेगा। सुनो, और इनिशियल मोमेंट पर जब स्पीड काफी कम होगी, स्टार्टिंग में जब स्पीड कम होगी, तो जब स्पीड वैल्यू कम होगी तो मॉडर्न एंड क्लासिकल फिजिक्स के सेम रिजल्ट आते हैं। यानी ग्राफ बिगिनिंग में तो इसके साथ कोइंसाइड करेगा, लेकिन जैसे जैसे लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचोगे, मॉडर्न वाला ग्राफ क्लासिकल वाले ग्राफ से अलग हो जाएगा और वो इन्फिनिटी को शूट कर जाएगा, मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी में पहुंच जाएगी। तो ये ग्राफ एज पर द मॉडर्न फिजिक्स है और ये ग्राफ एज पर क्लासिकल फिजिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक मॉडर्न वाला बता दीजिए कैसे आया है। उससे आ रहा है ना, बिकॉज v इक्वल टू c रखने पर, v बराबर c, डिनोमिनेटर 0 एंड देन एनर्जी शुड बी इनफाइनाइट नाउ। ओके सर। जबकि क्लासिकल में ऐसा नहीं है, बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स में इनफाइनाइट एनर्जी लाने के लिए आपको इनफाइनाइट स्पीड चाहिए। अरे समझ में आ रही है? नेक्स्ट पार्ट, मोमेंटम। अगेन मोमेंटम की जब बात करते हो, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एक और मोमेंटम मैकेनिक्स में था एंगुलर। तो यहाँ जिस मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो लीनियर वाले की बात कर रहे हैं। कैसे डिफाइन किया गया था इसको? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वाज मास इनटू वेलोसिटी। दैट डेफिनेशन इज सेम, मतलब इवन इन मॉडर्न फिजिक्स मोमेंटम इज डिफाइंड इन द सेम वे। एनर्जी को अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन मोमेंटम को क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में सिमिलर तरीके से डिफाइन किया गया। फिर से बोल रहा हूँ, एनर्जी इन क्लासिकल फिजिक्स वाज हाफ mv स्क्वायर
बट इन मॉडर्न फिजिक्स इट वाज m into c square. डेफिनेशन बदल गई उसकी, यहाँ पर नहीं बदली, इट रिमेन्स सेम, डेफिनेशन रिमेन्स, बट रिजल्ट सेम नहीं आता, क्योंकि the way momentum is defined, that way is common, but in classical physics this mass was considered as constant. In modern it is not constant. So even though definition जरूर same है, but result same नहीं आने वाला है, because now the momentum will become, this mass will be written as a rest mass by root of 1 minus v square by c square and times v. ये डेफिनेशन अलग चीज है, बट डेफिनेशन का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं है। समझ पा रहे नहीं इसको? यानी अगर हम इसको सिंपल वे में पूछें, क्वेश्चन आंसर टाइप में, कि अगर हम स्पीड डबल कर दें, स्पीड इज डबल्ड, तो मोमेंटम कितने टाइम से बढ़ेगा? क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम, अगर हम स्पीड को डबल करें तो, क्योंकि मास तो बदल नहीं रहा, तो जब ये डबल करेंगे तो ये भी डबल हो गया। बट अगर हम मॉडर्न की बात करें तो स्पीड बढ़ाई, यहां पर डिनोमिनेटर स्पीड बढ़ेगी तो माइनस के बाद वाली चीज बढ़ेगी, मतलब लार्जर वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू छोटी हो गई, तो न्यूमरेटर भी बढ़ गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, और तो वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा, if we double the speed of a particle, if we double the speed of a particle, if we double the speed of a particle, then its momentum will increase by, फर्स्ट ऑप्शन। अब उसका आंसर ही लिख लो आप, पहला आंसर 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, आंसर ही लिखो डायरेक्ट, ए 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, और बी मोर देन 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। बात समझ में आई कहां से हुआ ये? मोर देन 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर इज डबल्ड एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो रिड्यूस्ड, ऊपर डबल हो रहा, नीचे कम होगा तो वो डबल से भी ज्यादा होगा। और सेम प्रॉब्लम, मोमेंटम वर्सेस स्पीड ग्राफ, मोमेंटम स्पीड ग्राफ क्लासिकल फिजिक्स के साथ चले तो मोमेंटम एंड स्पीड प्रोपोर्शन में है, so it should be a straight line, and when v will be equal to c, there will be some finite momentum, it will be m into c finite momentum. But modern physics, when v becomes c, the momentum becomes infinite. So फिर से बिगिनिंग में ये ग्राफ ओवरलैपिंग होंगे, उसका रीजन समझ पा रहे क्यों? लो स्पीड पर दोनों फिजिक्स एक ही है, बट जब आप स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचने लगते हो तो क्लासिकल फिजिक्स से डेविएट कर जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि नाउ मोमेंटम बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब दोनों में डिफरेंस हाई स्पीड पर देखा जाता है। तो दिस कर्व 1 मॉडर्न वाले का ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन क्लासिकल वाले का ग्राफ। यहाँ तक बात समझ में आई? अगला एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, वापस आइए, ये सब मैकेनिक्स का रिवीजन भी हो रहा तुम्हारा, मतलब कि हमने पहले क्या पढ़ा था, आप क्या पढ़े। एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्लास 11th की क्लासिकल फिजिक्स को याद करते हैं।
relation between the energy and momentum. एनर्जी मोमेंटम। तो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में जाते हैं देखो, तो एनर्जी इज गिवन एज हाफ mv स्क्वायर एंड मोमेंटम इज गिवन एज m into v, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो आता है एनर्जी इक्वल टू कैपिटल P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये एक रिलेशन है, ये सब 11th क्लास में हो डन है, किया तो होगा कभी कभी। So according to this relation, if the momentum is doubled, according to this relation, if momentum is doubled, energy will become 4 times. Momentum डबल करोगे एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। समझ पा रहे? ये क्लासिकल फिजिक्स है। मॉडर्न इस बात को अलाउ नहीं करता, वो कहता नहीं ये सब नहीं होगा। क्यों? देखिए जरा ध्यान देना, मॉडर्न में मास बराबर, इन मॉडर्न फिजिक्स m बराबर m0 अपॉन, उसको लेफ्ट साइड भेज दो, मतलब m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर, m0 सॉरी m0, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है ना। तुम लोग को अपने आप लिखते रहो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप एक बार में सुन के लिख लिया करो, क्योंकि हम डबल ट्रिपल जो रिपीट करते हैं वो उनके लिए जो उधर बैठे हुए हैं। तो ये m स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इधर m0 स्क्वायर। डबल ट्रिपल रिपीट इससे करते हो, उधर सब कईयों के नेटवर्क इश्यू चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। सब चेक कर लो। बनेगा ये? हम पूरी इक्वेशन में सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और, सी स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे इक्वेशन में सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया ना, सी स्क्वायर की जगह सी टू दी पावर 4 हो गया, इधर भी सी स्क्वायर की जगह सी टू दी पावर 4, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सी स्क्वायर आ जाएगा। इज इट a square of m into c square? m square c to the power 4 is the square of m into c square, which is the energy, m into c square का होल स्क्वायर मतलब एनर्जी का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ ई एम, मतलब मोशन वाली एनर्जी है, मोशन वाली एनर्जी। और इस तरफ m0 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये भी एनर्जी है, ये रेस्ट वाली एनर्जी, उसका स्क्वायर है, मतलब एनर्जी नहीं उसका स्क्वायर है। तो ई रेस्ट का स्क्वायर, और ये m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय डेफिनेशन मोमेंटम है, इसको p स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम p स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट बनेगा, दैट मोमेंटम इज रूट ऑफ एनर्जी इन मोशन स्क्वायर माइनस एनर्जी इन द रेस्ट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चेक कर लो इसे। कितना डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट। कहाँ ये सिंपल रिलेशन चल रहा है, पता नहीं ये कहाँ अजीबोगरीब रिलेशन आ रहा है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है और ये अजीब सा ही फॉर्मूला चल रहा है, टोटली अनएक्सपेक्टेड।
नो क्लासिकल फिजिक्स, अभी हमने क्या कहा था, यहाँ पर अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो एनर्जी 4 टाइम्स होगी। क्या ये चीज मॉडल में भी आएगी कि अगर मोमेंटम डबल करेंगे तो एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी? देख के बताओ आराम से। जो हमारा रिलेशन है उस रिलेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, एनर्जी ऑफ मोशन, मतलब देखिए इसको फिर से देख रहे हैं, ई रेस्ट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे तो एनर्जी इन मोशन आ जाएगी। चेक करो, उसी चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, लिख के जरूर देखो, मतलब अपने आप एक बार मैथ इधर उधर करके देखो कि क्या यही चीज बनेगी। ये चीज और ये चीज सेम ही है। अब अगर हम मोमेंटम डबल कर देते हैं, मोमेंटम डबल करेंगे तो सिर्फ ये सेकंड वाला टर्म आपका 4 टाइम्स होगा, ये टर्म नहीं चेंज होगी। तो ओवरऑल क्या बोलोगे आप? जैसे यहाँ कह रहे हो कि मोमेंटम डबल करने पर एनर्जी 4 टाइम्स आएगी, यहाँ पर अगर मोमेंटम डबल करें तो अगर p को डबल करेंगे तो p स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया, बट यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, थोड़ा सा मैथ लगवाते हैं। y इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस slightly less than 4 times increase होगी। सपोज एक्स स्क्वायर, हाँ बता रहे, मान ली कुछ ऐसा टर्म है, तो अगर हम x को डबल कर दें तो क्या y डबल हो जाएगा? तो डबल से ज्यादा हो जाएगा या डबल से कम हो जाएगा? डबल से कम होगा। हाँ जी, समझने के लिए क्या करते हैं, सपोज x की वैल्यू √5 है, मान लेते हैं x की वैल्यू √5 है, तो y कितना आएगा मेरा? 3। अब हम x को डबल कर देते हैं, 2√5 कर देते हैं, तो स्क्वायर ऑफ 2√5 20 और 4 √24 अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास पहुंचेगी, 5 से कम ही होगा इनफैक्ट। तो y क्लोज टू 5 आ गया, लगभग 5 के बराबर आ गया, डबल तो हुआ नहीं 3 से 5, इनफैक्ट 3 का डबल होता तो 6 होता, उससे भी कम रहेगा। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप मोमेंटम को डबल करते हो एनर्जी बढ़ेगी, बट इट विल रिमेन लेस देन द डबल। ये चीज है, बाय इफ वी डबल द मोमेंटम, मॉडर्न की बात हो रही है, इफ वी डबल द मोमेंटम energy is not doubled, energy is not doubled, it remains less than the double value, it remains less than the double value। 4 times value है। ये डबल वैल्यू, अच्छा नहीं सर, डबल वैल्यू ठीक। इसमें स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड आंसर, यहाँ बिल्कुल कुछ और चल रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है मोमेंटम डबल, एनर्जी 104 गुना हो रही है, इसमें तो डबल भी नहीं हो पा रही, डबल से भी कम रह जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो अब इंपॉर्टेंट है, इन क्लासिकल फिजिक्स, कैन अ मासलेस पार्टिकल हैव सम एनर्जी? क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख लो, कैन अ मासलेस पार्टिकल हैव एनर्जी? आराम सोच के बताना। देखिए जब आप एनर्जी की बात कर रहे हो, तो जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से लेना है, पोटेंशियल से नहीं। स्प्रिंग में होती है एनर्जी बट वो पोटेंशियल के फॉर्म में होती है। तो जो मेरा क्वेश्चन है, कैन अ मासलेस पार्टिकल हैव एनर्जी, तो दिस एनर्जी मींस काइनेटिक वन, सिर्फ उसके बारे में सोच के आंसर दीजिए। नो, इट कैन नॉट है। आप चाहे तो क्वेश्चन को एडिट कर लो, कैन अ मासलेस पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी, कंफ्यूजन ना रहे। सीधा सीधा बोलेंगे नहीं भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। मॉडर्न, कैन अ मासलेस पार्टिकल हैव एनर्जी? पहली बात, मासलेस पार्टिकल
कैन इट हैव एनर्जी? तो यस इट कैन, बिकॉज मासलेस पार्टिकल होगा तो रेस्ट पे, मतलब जीरो मास कब होगा? जब वो रेस्ट पे होगा। तो इवन अगर ई रेस्ट जीरो है, क्योंकि ई रेस्ट को क्या था, अगर हम फिर से वापस चलें तो ये जो रेस्ट एनर्जी था, अगर इसको हम मास के फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 था यार ये एक्चुअली, अगर वापस उसको देखा जाए तो इवन इफ एम नॉट इज जीरो, इवन इफ दिस मास इज जीरो, देयर इज अ नॉन जीरो टर्म। So yes, it can have, a massless particle can have energy. And what will be energy momentum relation in that case now? For a massless particle. For a massless particle, ये देखो सर, हाँ जी ये देखो, for a massless particle, और ये important है, for a massless particle important बोल रहा हूँ बार-बार। How the energy and momentum are related? So answer is now the energy equals to momentum into c. एनर्जी बराबर मोमेंटम इनटू c। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए होगा जिनका मास जीरो। अगर मास है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला, मॉडर्न में और क्लासिकल में ये वाला फॉर्मूला, मतलब कुल मिलाकर 3 फॉर्मूले हो गए, वन क्लासिकल के हिसाब से एंड दीज टू मॉडर्न। फर्स्ट वन फॉर नॉन जीरो मास एंड सेकंड वन फॉर massless particle. Can you apply E equal to PC for electrons? Can we apply E equal to PC for electrons? नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए, एटम के लिए, न्यूक्लियस के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, बीटा पार्टिकल के लिए, किसी के लिए नहीं लगेगा, इन सब में मास होता है। E equals to P into C is not for any particle having some mass. उस केस में फॉर्मूला कौन सा? ऊपर वाला है, राइट? हाँ नहीं, यहाँ जीरो की बात की है, एब्सोल्यूट जीरो, नेग्लिजिबल की बात नहीं हो रही है। मास शुड बी एब्सोल्युटली जीरो, किसी के कंपैरिजन की बात ही नहीं हो रही है कि नेग्लिजिबल या कम, इट शुड बी एब्सोल्युटली जीरो। नाउ आगे बढ़ो। तो क्या कोई पार्टिकल है जो मासलेस है? मतलब क्या कोई मासलेस पार्टिकल होता भी है? तो है, लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूव किया था कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल्स होते हैं। लाइट हैज पार्टिकल्स, मतलब ये एविडेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। और लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और उनका स्पेशल नाम दिया गया था, नोन एज फोटॉन्स। ठीक है, ये बात प्रूफ हुई थी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ, मतलब वैसे तो ये एक्सीडेंटल था, मतलब जो साइंस में इसकी हिस्ट्री है वो एक्सीडेंटल थी बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवर हो गए फोटॉन्स। ठीक है, तो पहले भी तुमसे बोल चुके हैं कि सब कुछ एक्सीडेंटल होता है फिजिक्स में, ऑलमोस्ट सारी चीजें। जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, मतलब देखो कितना सब आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, आराम से देखिए इसको अंदर, लाइट के केस में, इन केस ऑफ लाइट, उसमें तो वी और सी बराबर होंगे ना। इन केस ऑफ लाइट वी एंड सी आर इक्वल। ओके, तो फॉर लाइट वी इक्वल टू सी, डिनोमिनेटर कितना आएगा इसमें? तो मास ऑफ लाइट, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि लाइट में कितना मास है,
नहीं, तो इट शुड बी m नॉट डिवाइडेड बाय 0। मैथ के हिसाब से वैसे तो ये अनडिफाइंड है, मैथ्स में m नॉट बाय 0 इज अनडिफाइंड वैल्यू, और अगर वैसे मैथ के दूसरे एंगल से देखें तो ये इंफिनिटी होता है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इनफाइनाइट, इसका मतलब लाइट में इनफाइनाइट मास होना चाहिए। लॉजिकल नहीं लग रहा, बिकॉज लाइट में इनफाइनाइट मास हो नहीं सकता कभी। इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। तो फिर क्या आंसर बचता है फिर आपका? मतलब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, मास हैज टू बी डिफाइंड। अनडिफाइंड मास नहीं हो सकता कभी, क्योंकि अगर मास को अनडिफाइन कर दिया तो आइंस्टाइन के ही दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब E बराबर mc स्क्वायर के हिसाब से, इफ मास इज अनडिफाइंड द एनर्जी विल आल्सो बी अनडिफाइंड। जब हम लाइट की एनर्जी को डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव करेंगे? तो एनर्जी तो डिफाइन चाहिए मेरे को। सो अगर एनर्जी मस्ट बी डिफाइंड, मास इज अनडिफाइंड, कैसे हो सकता है ये? हो ही नहीं सकता। फॉर एनर्जी टू रिमेन डिफाइंड द मास हैज टू बी डिफाइंड, जबकि ये कह रहे हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, 0 से डिवाइड कर रहे हो। द ओनली पॉसिबिलिटी इज m नॉट इज आल्सो 0, बिकॉज 0 बाई 0 मैथ्स में फाइंड एक डिफाइंड वैल्यू हो सकती है, लिमिट्स के चैप्टर में एल'हॉस्पिटल रूल के हिसाब से 0 बाई 0 फॉर्म कैन बी डिफाइंड, 0 into infinity can be defined. So the only possible solution where the energy of light can be defined is m naught is 0, and therefore we say that the rest mass of photon is 0. ये स्टेटमेंट हमेशा मिलेगा आपको कि रेस्ट मास फोटोन का 0 है। इस स्टेटमेंट का फिजिक्स से कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज फोटोन कभी रेस्ट पे आते नहीं। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। क्या आपको लग रहा है कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं, इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। व्हाई द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0? बिकॉज इफ इट इज नॉन जीरो then energy of light will be remain undefined. Just to make the energy of light defined, we are considering the rest mass of photon to be 0. But ये कोई physical existence नहीं हो, because photons will never be at light है तो light रुकेगी कभी नहीं, चलती रहेगी। ठीक है, just a mathematical concept. Now next आगे आइए। So yes, we can have a massless particle. Answer ये था कि can we have a massless particle? Answer is yes, we can. पूछ रहे हैं which particle is massless? तो photon is a massless. तो चलिए जरा फोटोन के बारे में और बात कर लेते हैं। फोटॉन्स में और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब थोड़ी सी फोटॉन्स के बारे में समझो। एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ। नंबर 1, इट इज मासलेस एंड अगेन रेस्ट मास 0 है। क्या फोटोन में एनर्जी होती है? फोटोन में एनर्जी होगी ना। लाइट है वह लाइट में तो एनर्जी होती है। इसमें किताब में क्यों जा रहे हो? लाइट से एनर्जी नहीं मिलती है। तो फिर लाइट में एनर्जी है, मतलब फोटोन में भी एनर्जी है। और आइंस्टाइन कह रहे हैं कि एनर्जी और मास अलग अलग नहीं होते, दे आर इक्विवेलेंट। तो फोटोन में मास होना चाहिए। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 है, बट वैसे अगर पूछा जाए तो इसका एक इक्विवेलेंट मास कहोगे आप, और वो इक्विवेलेंट मास लिखा जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ये आइंस्टाइन वाली इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर से। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो इसके आगे क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी मास ऑफ फोटोन, व्हाट विल बी मास ऑफ अ फोटोन having energy of, what will be mass of photon having energy of 20 electron volt, having energy of 20 electron volt. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। What is the mass of photon
what is mass of photon having energy of 20 electron volt? तो एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 c square 9 into 10 to the power 16 ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ऊपर 32 हो जाएगा 1.6 into 20 32 by 9 4.5 के आसपास आएगा नहीं 3.5 के आसपास समवेयर 3.5 3.6 के आसपास जाएगा वो बट ऑर्डर क्या बनेगा इसके मास का -19 और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो -35 के ऑर्डर की मास है फोटोन में मास है लेकिन 10 to the power -35 किलोग्राम के नियर अबाउट बहुत ज्यादा है ये मतलब डे टू डे लाइफ में सोचा जाए तो ये मास बहुत ज्यादा है क्या इसका इलेक्ट्रॉन से भी हल्का है हाँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूले ज्यादा हो गए तीसरा क्या फोटॉन्स में चार्ज होता है मतलब अगर ये पार्टिकल्स हैं तो क्या इनमें चार्ज भी है मतलब इनका रेस्ट मास नहीं है लेकिन वैसे मास होता है देखिए रेस्ट मास नहीं है इसका मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जस्ट एक मैथमेटिक्स है फिजिक्स में सोचोगे कि यार ये नहीं है तो ये कैसे लॉजिकल कुछ नहीं है इसमें क्योंकि ये चीज वैसे तो हो मतलब फिजिकली एग्जिस्ट करते ही नहीं है ये चीज इसको जीरो सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से डिफाइन किया गया समझ आई बात आपने क्योंकि अगर इसको जीरो नहीं बोलते तो एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाते तो हमारी एक्चुअल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है मतलब मास इज ई बाय सी स्क्वायर चार्ज होगा इसमें तो आंसर है नहीं फोटॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता ना ये पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब अगर फोटोन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो कोई डेविएशन नहीं आएगी चार्ज ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को फोर्स लगाता है फोटोन में चार्ज है नहीं क्या केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जिसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं तो उनमें कुछ स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं विच इज +½ और -½ और वो उसके बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर्स का फिजिकल मतलब होता है तो ठीक है फिजिक्स है फिजिकल मतलब फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम से लेकर तो क्या फोटॉन्स में कोई एंगुलर मोमेंटम होगा आंसर इज नो मतलब ये स्पिन नहीं करते जीरो एंगुलर मोमेंटम फोटॉन्स आर नॉट द पार्टिकल्स व्हिच आर स्पिनिंग लाइक इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल स्पिन नहीं हो सकता और एक बॉडी स्पिन कर सकती है जिसमें कोई साइज हो स्पिन मतलब घूमना ना तो घूमने के लिए साइज तो चाहिए डस्ट पार्टिकल को देखा आज तक कभी स्पिन करता हूँ पार्टिकल कैन नॉट स्पिन मतलब कि फोटोन का साइज नहीं है कोई नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम ये नॉन जीरो है और इनफैक्ट इसका रिलेशन था भी क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए रिलेशन निकाला है E = P × C so that linear momentum of photon is energy of photon divided by speed of light ये फॉर्मूला होगा इस केस में मास इनटू वेलोसिटी नहीं लगेगा और मास है ही नहीं इसमें और फाइनली एनर्जी एक और पॉइंट एनर्जी फोटॉन्स के बारे में डिफाइन की गई है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एज hc by lambda that is the definition of energy of photon in terms of wavelength hc by lambda तो as per this definition momentum क्या बनेगा इनका which is energy by c तो h by lambda ये दो फॉर्मूले हो गए एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन
एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। एंगुलर मोमेंटम नहीं है, मतलब स्पिन नहीं करेंगे, ओमेगा वगैरह कुछ नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, रोटेशन नहीं होगा, कोई उस टाइप की कोई चीज फोटॉन्स में नहीं है। चार्ज भी नहीं है इसके अंदर, मास भी नहीं है, ना मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, स्पिन भी नहीं है, तीन चीजें जीरो है। चार्ज, मास एंड अगेन स्पिन, मतलब रोटेशन, वो नहीं है। ठीक है, फोटोन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और जो लास्ट पॉइंट है कि जो फोटॉन्स हैं वो फिजिक्स में वैसा ही काम करेंगे जैसे जो हमारे बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। लाइक मैकेनिक्स में हम लोग कहते हैं कि एक m1 मास चल रहा है किसी स्पीड से और एक m2 मास भी चल रहा हो, तो इन दोनों के बीच में कोलिजन हो गई। इलास्टिक इन इलास्टिक इस टाइप से पढ़ते थे आप। तो ये दोनों रियलिस्टिक पार्टिकल हैं जिनके बीच दो कारों के बीच में एक्सीडेंट होगा तो दोनों कार रियलिस्टिक है, छू उनको टच करके देख सकते हो। हाइपोथेटिकल तो कुछ है नहीं। फोटोन में मास नहीं है, उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि जो फोटोन है वो किसी मटेरियल के साथ जा करके कोलिजन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, द फोटॉन्स कैन कोलाइड विद द मटेरियल पार्टिकल्स। हो सकता है तुम लोग के देखो नोट्स बनाने का काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये मॉडल फिजिक्स के कंसेप्ट है। फोटॉन्स मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक चीज जिसमें मास नहीं है, बावजूद उसके वो जाके कहीं पे कोलिजन कर सकता है। एंड दिस कोलिजन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ कोलिजन इज सेम, the theory of collisions is similar to classical physics. मतलब ये हो सकता है कि भाई हम एक फोटोन को लें और वो फोटोन जा करके एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, उसके साथ जा करके ये फोटोन कोलाइड कर जाए, कोलिजन हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है, और इनफैक्ट होता ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयनाइज करने का तरीका क्या होता है, आप बताओ जरा। ये एक्साइटेशन कैसे किया जाता है, मतलब अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन देनी किस फॉर्म में, उसको हीटर के पास ले जाओगे, एटम को हीटर के पास ले जाए, कैसे देंगे एनर्जी, फोटोन डाल के। तो इसका मतलब वो फोटोन एटम के अंदर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन से जाकर के मिलेगा, उसके साथ कोलाइड करेगा और उसको एक एनर्जी लेवल ऊपर ट्रांसफर कर देगा। हुआ ना कोलिजन। यही स्टेटमेंट लिखा गया कि फोटोन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, यानी उन सभी पार्टिकल के साथ कोलिजन कर सकता है जिनमें मास है। मतलब इट इज अ सिचुएशन वेयर अ massless particle is colliding with a particle of mass. फोटॉन्स में कोई मास नहीं है, बावजूद इसके ये उनसे जाके भिड़ सकते हैं जिनमें मास है। ठीक, पॉसिबल है। और मैंने जो एक स्टेटमेंट लिखा है कि जो रूल्स हैं वो सिमिलर है, दैट मींस के ऐसे जब कोलिजन्स कभी होंगे इन सच काइंड ऑफ कोलिजन्स, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखोगे आप। लीनियर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व इन ऑल सच कोलिजन्स। And energy should also be conserved. The linear momentum should be conserved and the energy should also be conserved. Now एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। Is it possible to have complete inelastic collision
between a photon and isolated stationary electron. क्या मतलब है आइसोलेटेड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन का? क्या मतलब? अकेला है, मतलब वो एटम के अंदर नहीं है, एटम से बाहर निकला हुआ है। आइसोलेटेड मतलब उसके आसपास कोई नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं होगा फिर उसके आसपास, उसी को आइसोलेशन मतलब बिल्कुल अकेले हो जाए। तो क्या ये हो सकता है क्या कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पर और इधर से कोई एक फोटोन उसके साथ जा करके कोलाइड करे, और कोलिजन भी कैसा बोला जा रहा है? क्या होता है इलास्टिक कोलिजन? स्टिक हो जाए। फोटोन इज जस्ट एनर्जी, फोटोन में मास नहीं है, इट हैज एनर्जी, और एनर्जी इज डिफाइंड एज एच सी बाय लैम्डा। उसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, बिकॉज सी बाय लैम्डा मतलब स्पीड अपॉन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी होती है वो। तो एक तरीके से h इंटू फ्रीक्वेंसी एफ कह सकते हो कि ये एनर्जी है फोटोन की जो जाकर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रही है। इन इलास्टिक वर्ड का मतलब आप कहते हो कि दो पार्टिकल स्टिक कर जाए, तो ये जाकर के इससे स्टिक कर गया, मतलब कि ये पूरी एनर्जी किसके पास चली गई? इलेक्ट्रॉन के पास चली गई। इन इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि फोटोन की एनर्जी 100% इलेक्ट्रॉन को मिल गया। तो हम मानते हैं कि ये पॉसिबल है, मान लेते हैं पॉसिबल है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा हो जाए, फोटोन रियलिस्टिक पार्टिकल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, फिर कंफ्यूज करोगे। फोटोन ऐसी चीज है जिसको छू के देख लोगे, लाइट को कैसे टच करोगे भाई? लाइट की एनर्जी को आप सेंसेशंस के थ्रू पता लगा सकते हो ना। आपको गर्मी लग रही है, मान लो धूप पे खड़े होने पर गर्मी लग रही है, तो जिस चीज से गर्मी लग रही है उसको पकड़ लेके आप जाकर, चलो तुम्हारी वजह से गर्मी लग रही है, तुम चलो यहाँ से, कैसे पकड़ोगे आप उसको? सेंसेस है वो ना, आपकी बॉडी सेंसेशन है। फोटोन आप कह रहे हो कि भाई इससे, फोटोन में क्या था? फोटोन मतलब सिंपली एनर्जी। जैसे हम धूप में खड़े हुए तो हमारे पास एनर्जी आई, अब हम ऐसे कपड़े पहन ले जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे, तो पहन नहीं सकते। चारों तरफ मिरर लगा लो, ऊपर नीचे पूरा ग्लास लगा लो, ऊपर से नीचे तक 100% मिरर, आने दो, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इट इज सिंपली एनर्जी। जब आप ये कह रहे हो ना कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि हमने एक एनर्जी डाली है और वो एनर्जी 100% इसके पास एब्जॉर्ब हो गई। तो हम कह रहे हैं कि हो सकता है ये हो जाए भाई, पॉसिबल है। तो अगर हमने पूरी एनर्जी कंज्यूम कर गए, एक एनर्जी आई थी, वो एनर्जी 100% इसके पास चली गई, तो अब तो कोई एनर्जी बची नहीं, तो यानी अब कोई फोटोन नहीं बचेगा आपके पास, फोटोन नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बचा? बार बार समझो ना, मॉडर्न फिजिक्स एनर्जी और मास को इक्विवेलेंट कह रहा है। तो जब ये पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में घुस गई, एनर्जी बची ही नहीं, तो मास भी नहीं बचा, फोटोन बचा ही नहीं हमारे पास अब। तो वी हैव ओनली इलेक्ट्रॉन। लेट फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, आधा अधूरा नहीं। तो देयर इज नो फोटोन लेफ्ट, नो। समझे? फोटोन क्या है भाई? एक पैकेट है एनर्जी का, फूड पैकेट जैसे होते हैं, खाने के पैकेट है। अब हम भूखे हैं, किसी ने पैकेट फेंका और हम पूरा पैकेट ही निकल जाए अगर, तो कहाँ है पैकेट? खाने का पैकेट कहाँ गया? कहाँ गया? अगर पैकेट खोल के खाना खा लेते फिर भी तो खाली पैकेट दिखता है आपको, तो प्रूफ होता कि यहाँ कुछ हुआ था, यहाँ पर पैकेट ही खा गए। फोटोन मतलब भैया लाइट जा रही है, फोटोन जब बोल रहे हो इसका मतलब लाइट आई है, सनलाइट आई है।
उस लाइट के अंदर ही हम कह रहे हैं फोटॉन्स हैं जो हमें दिख नहीं रहे। वो किसी इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन की वजह से नहीं बढ़ रहा है कि फोर्स लगा होगा इसलिए बढ़ेगा। और ये जो थ्योरी है वो तो क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है ना यार, वो यहाँ इम्प्लीमेंट ही कहाँ हो रही है। यहाँ पर हमें फोर्स क्यों चाहिए? वो तो क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि आपको बॉडी में फोर्स लगाओगे तब एक्सेलरेट होगी, मॉडर्न फिजिक्स कहता है वैसे ही एक्सेलरेट कर जाओगे। न्यूटन लॉ नहीं काम कर रहा है यहाँ पर। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। चलिए मान लो अगर वो हो गया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा v स्पीड से, जो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन था वो चलेगा। तो फंडामेंटल चीजें कंजर्व होंगी, एनर्जी कंजर्व होगा और मोमेंटम कंजर्व होगा। चलो दिखाते हैं यहाँ पर कितनी एनर्जी है, hf, और अगर वेवलेंथ के फॉर्म में देखिए तो hc बाय लैम्डा। चलिए वेवलेंथ के फॉर्म में देख लो, तो वेवलेंथ के ही फॉर्म में देख लें अगर, तो एनर्जी इज hc बाय लैम्डा, और उधर की तरफ क्या एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन चलेगा उसमें मास है, एनर्जी वहां हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी चाहिए। फोटोन के मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है अभी बताया गया था, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना बोला गया, E बाई सी, तो E बाई सी इज h बाई लैम्डा। सो मोमेंटम कंजर्वेशन करो तो यहाँ पर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाई लैम्डा, एंड व्हाट इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें मास है, क्लासिकल फिजिक्स mv। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब एक काम करिए, सेकंड इक्वेशन से m की वैल्यू फ्रॉम सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो जरा, तो वैल्यू ऑफ m फ्रॉम सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट वाले में रखो, एंड देखो v क्या आता है। बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और सॉल्व करके जो v आ रहा है वो 2c है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड के डबल चलेगी। और अभी थोड़ी देर पहले कह चुके थे कि दुनिया में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से क्रॉस नहीं कर सकती, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन लाइट से भी तेज भागता, और आइंस्टाइन की वजह से ये सब कुछ नहीं हो सकता। मतलब इन फ्यूचर कभी हो जाए तो अभी नहीं बता सकते, बट अभी तक की साइंस में तो ये नहीं हो सकता। नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। इसका मतलब एक स्टेशनरी आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को फोटोन जा करके 100% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं करेगी। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा ही बताया जाता है कि एक मेटल के ऊपर जब लाइट डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो कहां से निकलते हैं, फिर उनको एनर्जी कौन देता है निकलने के लिए, फोटोन। और यहाँ क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि फोटोन अपनी 100% एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे ही नहीं सकता, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही चीज उल्टा बोलते हैं कि फोटोन ने 100% एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी। यहाँ पर उसको मना कर रहे हैं और वहां पर उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रीजन, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, आइसोलेटेड, इकलौता है, उसके आसपास कुछ नहीं है, न्यूक्लियस एटम वेटम कुछ नहीं है। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो न्यूक्लियस में होगा, वो आइसोलेटेड नहीं है। नॉन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब 100% एनर्जी ऑफ द फोटोन, वो पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अगल बगल दुनिया भर के एटम्स, दूसरे एटम्स के भी इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे एटम के प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन्स हैं वहां पर, वो आइसोलेटेड कंडीशन नहीं है। In non-isolated state, the electron can absorb photon by 100%. कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, आइसोलेटेड भी नहीं हो सकता ही। देन यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। इसमें क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल वेयर द फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। कौन सा एग्जांपल दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब एग्जांपल देखो आपके स्कूल के आंसर से बोल रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट
confirms 100% inelastic collision, तो उसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे आइए, ये कुछ फोटॉन्स के प्रॉपर्टीज हैं। जो फोटोन को लेकर के क्या पिक्चर बन रही है दिमाग में, क्या है ये? एक इनविजिबल पार्टिकल, पहली बात तो दिखेगा नहीं आपको, इनविजिबल पार्टिकल वेयर इट हैज एनर्जी, जो सेंस की जा सकती है, देख नहीं सकती हो। सेंसेस हो सकते हैं, मतलब गर्मी लग सकती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा कौन है वो। मोमेंटम होगा, एनर्जी होगा, मोमेंटम होगा, मास नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, स्पिन नहीं होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होगी। इसको मतलब इसको आप वर्चुअली थोड़ा सा आपको दिमाग में पिक्चर डालनी पड़ेगी फोटोन की। एक न दिखने वाला पार्टिकल है वो, और वो काम वो सब कर रहा है जो दिखने वाले पार्टिकल करते हैं। दिखने वाले पार्टिकल क्या करते हैं? कोलिजन, वो भी कर रहा है। दिखने वाला पार्टिकल कोलिजन करते वक्त फोर्स लगाता है, तो फोटोन जो नहीं दिख रहा वो भी कोलिजन में फोर्स लगाएगा। मतलब उसके एक्शंस वो सारे वैसे ही हैं जो एक एक्चुअल विजिबल पार्टिकल्स के होते हैं। अजीब ही कंसेप्ट है इसका पूरा, ठीक है। नाउ फोर्स एंड, देखिए फोर्स अगला टॉपिक। फोर्स एंड प्रेशर बाय फोटॉन्स, या यूं कह ले लाइट। फोर्स एंड प्रेशर बाय फोटॉन्स या फिर लाइट। अच्छा, इसका पहले आगे बढ़ने से पहले बताओ, और फिर से क्वेश्चन हो, कैन अ मासलेस पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स? कैन अ मासलेस पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स? फोटोन कैन एक्सर्ट अ फोर्स, फोटोन कैन एक्सर्ट अ फोर्स। हमें नहीं पता, आपने अगर मूवी देखी हो वाली, मूवी एक्चुअल में तो कुछ किया नहीं है। और अब अभी एक मार्स मिशन पे एक मूवी थी वही अक्षय कुमार वाली थी, मिशन मंगल, क्या नाम था उसका? मंगल मिशन ऐसे कुछ नाम था ना उसका। तो उसमें जब वो डिस्कशन कर रहे थे, एक डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम स्पेस में हमारा सैटेलाइट जाएगा तो वो अपने ऑर्बिट से डेविएट कर सकता है, और उसके पीछे वो कुछ रीजंस बोल रहे थे कि जो सोलर रेडिएशंस आएंगी, सोलर रेडिएशंस उसको हिट करेंगी और हो सकता है कि वो डेविएट कर जाए। अब पता नहीं तुम लोगों ने मूवी को उस पॉइंट पर ये बात सुनी थी कि खाली वैसे ही एंटरटेनमेंट में देख रहे थे? मस्ती में देखे होगे, ऑब्वियस सी बात है, उस समय थोड़ी मालूम होगा कि ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बट उनका एक पॉइंट ये था कि जब स्पेस में कोई चीज जाती है तो सन की जो लाइट होती है वो उस पर फोर्स लगाएगी, जिस वजह से उसका रास्ता जो है वो डेविएट हो जाता है, सोलर रेडिएशन। इसलिए स्पेस में कोई भी, अभी हमारा जो एक मिशन फेल हुआ था अभी, चंद्र मिशन जो था, चंद्रयान, कितना हल्का सा डेविएशन हुआ था स्पेस में। तो स्पेस में एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है, बिकॉज उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका, फोर्स एंड प्रेशर बाय लाइट। सनलाइट की वजह से फोर्सेस आती हैं, सनलाइट की वजह से प्रेशर भी लगता है, और सनलाइट के अंदर मासलेस पार्टिकल है। तो नाउ कैन अ मासलेस पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स? यस इन मॉडर्न फिजिक्स एंड नो इन क्लासिकल फिजिक्स। तो सोलर स्टॉर्म भी वही होता है? हाँ जी, हाँ जी। ये एस्ट्रोफिजिक्स का टॉपिक है बड़ा, मतलब ये जिसको इंटरेस्ट होता है वो लोग पढ़ते हैं इसको। तो जैसे अगर आपको अभी एस्ट्रोनॉमी वगैरह का ब्रांच लोगे तो उसमें बहुत डिटेल में आता है ये सब, या कोई स्पेस इंजीनियरिंग करने चले जाओ तो उसमें मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता, देखिए हम लोग कह रहे हैं अभी भी एक रिलेशन डेवलप किया था, दैट मोमेंटम वाज एनर्जी डिवाइडेड बाय, ये कह रहे हैं मोमेंटम बराबर ई बाई सी। ये मोमेंट, ये लाइट, ये रिलेशन जो फिर बोल रहा हूँ, ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए है? फोटॉन्स। कभी भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए न लगाइए, नेवर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन क्लासिकल फिजिक्स वाला चलता है।
E बराबर p²/2m, समझे? ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इस रिलेशन पर एक्सक्लूसिवली कंप्लीट राइट फोटॉन्स का ही है और किसी का राइट नहीं इसके ऊपर। नाउ कुछ टर्म्स क्लास 11th के वेव चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें एक टर्म होता था इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड। डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। दैट इज द डेफिनेशन, मतलब और एनर्जी पर सेकेंड इटसेल्फ इज डिफाइंड एज पावर। तो इंटेंसिटी डिफाइंड एज पावर बाय एरिया। न्यूमेरिकल्स में थोड़े डेफिनेशन भी चाहिए होते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल रहे हैं यार कि ये पूरा ध्यान देना, ये डेफिनेशन और ये रिलेशन, डेफिनेशन और रिलेशन को मिलाते हैं और आप क्वेश्चन समझो। सपोज एक वर्टिकल मिरर हो, अ वर्टिकल मिरर और इस पर हम लोगों ने कोई एक लाइट भेजी ऑफ सर्टेन इंटेंसिटी, a light given at certain intensity। मान लीजिए वो इंटेंसिटी 20 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 20 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है लाइट ऑफ इंटेंसिटी 20 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इंसिडेंट ऑन अ मिरर, एरिया ऑफ मिरर इज, एरिया ऑफ दैट मिरर इज 20 meter square, area of that mirror is 20 meter square। find the force by light on that mirror, find the force by light on that mirror। सुनिए, इंटेंसिटी सुनो सब बोर्ड पे देखो यार, इंटेंसिटी गिवन है, डेफिनेशन लगाओ। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी जो 1 सेकंड में और 1 मीटर स्क्वायर पे होगी, और वो यूनिट से भी समझ में आ रहा है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे इतने एनर्जी आ रही है। तो पहले बताओ टोटल कितना एनर्जी आएगा इसके पास। एरिया 20 मीटर स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी 20 इंटू, मतलब अगर हम इसको सिंबॉलिकली करना चाहें, लेट्स से इंटेंसिटी इज आई, एरिया इज ई, तो सिंबल्स के फॉर्म में क्या लिखें, आई इंटू ए। क्या है ये, इट इज एनर्जी कमिंग पर सेकंड। तो टी टाइम में कितना आएगा एनर्जी, ये एनर्जी 1 सेकंड की हुई है, तो अगर हम टी टाइम की बात करें तो इंटू टी। नाउ दिस इज एनर्जी ऑफ टाइम टी, दैट एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। द बोर्ड पे देखो पहले, बाद में फिर एनर्जी आ गई बाय सी, ये क्या निकल के आएगा, मोमेंटम कमिंग इन टाइम टी, मोमेंटम, इतना मोमेंटम आएगा टी टाइम में और वापस हो जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होती है, तो जितना मोमेंटम आया वो पलट करके वापस चला गया। चेंज क्या होगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इधर था और पलट गया दूसरी डायरेक्शन में, चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी ट्वाइस। चेंज इन मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देगा, ये तो एक बार स्टेप वापस लिख रहे हैं। सबसे पहले आप साथ साथ लिख रहे हैं, मतलब आप क्योंकि तुम्हें एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, पहले क्या कैलकुलेट किया हमने, पावर कह दें, इसमें जब टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एनर्जी आ गई पूरी, एनर्जी ऑफ टाइम टी
उसको जब c से डिवाइड कर दिया तो दिस होल टर्म इज मोमेंटम और इसमें जब 2 से फिर मल्टीप्लाई किया चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी आया, चेंज इन मोमेंटम। और इसको फिर टाइम से डिवाइड करेंगे, न्यूटन लॉ, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, तो फोर्स आएगी। तो अल्टीमेटली क्या आंसर बनेगा फोर्स का, मतलब सिंबॉलिकली 2IA/c, द फाइनल आंसर विल बी 2IA/c, फाइनल आंसर। और प्रेशर क्या रहेगी कि फिर अगर फोर्स कैलकुलेट हो गया तो उस डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड। नाउ इसका एनालॉग मैकेनिक्स में दिखाएं, सिचुएशन का एनालॉग अगर मैकेनिक्स में देखा जाए तो हमने एक फ्लोर पे बॉल ड्रॉप की, सोचिए अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर विथ स्पीड v और वो बाउंस बैक कर गई सेम स्पीड से, तो क्या इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया? कितना? बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज बॉल जिस स्पीड से गिरती है उतनी ही स्पीड से उछलती नहीं है, क्योंकि अगर उसी स्पीड से उछलती तो जिस हाइट से बॉल गिरेगी उस हाइट तक आनी चाहिए, बट रियल लाइफ में उसकी हाइट धीरे धीरे कम होती है, मतलब स्पीड का लॉस होता है कुछ। तो अगर ऐसा हो जाता, मान लो कि अगर m मास की बॉल v स्पीड से आए लेकिन वो रिबाउंड करे v/3 की स्पीड से, मान लीजिए, तो अब उसका चेंज ऑफ मोमेंटम फोर mv/3। चेंज निकालने के लिए ये दोनों ऐड किए जाते हैं क्योंकि वेक्टर अपोजिट है, अपोजिट वेक्टर का सबट्रैक्शन करना मतलब उनकी वैल्यू को ऐड करना। तो क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और होता है और ये तो आइडियल कंडीशन है कि जिस स्पीड से आए उसी स्पीड से गए, रियलिटी में स्पीड जो रिबाउंड करने की है वो कुछ कम हो जाएगी। सिमिलरली ये एक आइडियल सिनेरियो होता है, आइडियल सिनेरियो कि जितनी लाइट आई थी मिरर के पास वो 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा हो जाता तो धूप में मिरर गर्म नहीं होते, मिरर गर्म नहीं होते ना, एकदम फ्रीजर से मिरर निकालो आप, बिल्कुल चिल्ड, बर्फ से निकालो उसे और ले जाके सनलाइट में 1 घंटे के लिए रखो, वो उतना ही बिल्कुल चिल होना चाहिए, जब टेम्परेचर उसका एकदम डाउन रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मिरर भी गर्म होता है, यानी कि मिरर जो है वो लाइट को क्या कर रहा है, साथ में एब्जॉर्ब करेगा, तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये पूरा वापस हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई मिरर हो, सेकंड क्वेश्चन, सपोज दैट मिरर रिफ्लेक्ट्स, सपोज द मिरर रिफ्लेक्ट्स 70% ऑफ लाइट, बाकी उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिफ्लेक्शन 70% ही हुआ सर, 30% कहाँ गया पता नहीं। तो इस केस में IA/T/c ये आपका इनकमिंग इंसिडेंट मोमेंटम कह सकते हो, इसको आप कह देना कि दिस इज इंसिडेंट मोमेंटम। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगा मोमेंटम वो इतना नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट 70% ही रिफ्लेक्ट होगी तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी उसकी, 70% हो जाएगी। तो जो मोमेंटम रिफ्लेक्ट होगा उसका आंसर कुछ और होगी, reflected momentum now will be 0.7 times of incident. So now change of momentum क्या हुआ, change 1.7, जितना आया 0.7 गया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ऐड करो, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, 1.7 आ जाएगा, उसमें फिर टाइम से डिवाइड करो, फोर्स आएगा। तो जो आंसर आपका पहले 2IA/c आ रहा था, अब वो 1.7 IA/c आएगा। Now the force will be 1.7 IA/c and pressure उसमें obviously area से फिर डिवाइड करेंगे। आप सुन रहे हैं?
और ये सब सिलेबस है। यहाँ तक जाने के लिए मॉडर्न फिजिक्स की पूरी एक क्लास चली जाती है उसके बारे में समझाने में, खाली इस रिलेशन का यूज करने के लिए 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है हम लोग की, मतलब खाली ये समझाने में कि क्लासिकल क्या कहता है और मॉडर्न क्या कहता है। अजीब सी शायद चल रही है। मोमेंटम एनर्जी रिलेशन मॉडर्न फिजिक्स का यूज हो रहा है, लेकिन फोर्स निकालने के कौन से थ्योरी लगा रहे हो? न्यूटन वाली। आइंस्टाइन भी सही है, न्यूटन भी सही है, गलत कोई नहीं है इसमें। बड़ा अजीब है सब। इस एग्जांपल में जो भी लिया हम लोगों ने, उसमें लाइट को मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर डाला है। मैकेनिक्स में ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जब कोई बॉल ऑब्लिक कोलिजन करे, तो ऑब्लिक कोलिजन में रिफ्लेक्शन भी ऑब्लिक होता है। तो ऐसे ही लाइट के साथ भी होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ। तो अगर ऐसा हो जाए, प्रॉब्लम 2, अगली प्रॉब्लम, ऑब्लिक इंसिडेंस। प्रॉब्लम 2, उसका ब्रैकेट लिख लो, ऑब्लिक इंसिडेंस। Suppose the light falls at theta angle. The light falls at theta angle. Capital I denotes intensity. आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे। Capital I denotes intensity of light. Obviously intensity का यूनिट मतलब न्यूमेरिकल्स में देखो तो ये इन वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, यूनिट से भी मालूम चल जाता क्या है ये। ठीक है, इंटेंसिटी इज गिवन आई, एरिया ऑफ मिरर इज गिवन कैपिटल ए, फाइंड फोर्स ऑन द मिरर एंड प्रेशर ऑन द मिरर, मतलब दोनों चीजें। और मिरर को 100% रिफ्लेक्टर मानेंगे, आइडियल मिरर। मिरर इज परफेक्टली आइडियल। फॉर्मूले से पहले दिमाग में फिजिक्स लाओ कि इंटेंसिटी का मतलब होता है 1 सेकंड में आने वाली एनर्जी, वो भी 1 मीटर स्क्वायर से। तो वो 1 मीटर स्क्वायर कौन सा एरिया होगा? ये जो इंटेंसिटी के डेफिनेशन में 1 मीटर स्क्वायर की बात की जा रही है, वो 1 मीटर स्क्वायर कौन सा एरिया है? मिरर का नहीं होता। अगर मिरर का होता तो इसका मतलब इंटेंसिटी को तभी डिफाइन किया जा सकता है जब मिरर आएगा। क्या मिरर ना हो तो लाइट में इंटेंसिटी नहीं होगी? तो अगर लाइट की इंटेंसिटी मिरर की एब्सेंस में भी डिफाइंड है, तो वो 1 मीटर स्क्वायर मिरर का तो नहीं होगा। उसका भी नहीं है। वो जो लाइट आ रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि उसका परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये वाला एरिया, दिस इज 1 मीटर स्क्वायर, उसको एरिया ऑफ दैट लाइट बीम कह सकते हो। इसकी ये जो पर ये हमारी ये लगी हुई है लाइट, तो क्या इसकी लाइट इसका अपना कुछ एरिया होगा? क्या सिर्फ इतने ही एरिया पर नीचे लाइट पड़ेगी? अगर हम सारे बल्ब बंद करके सिर्फ इसको ऑन करें, समझ पा रहे हो? तो लाइट फॉल तो ज्यादा एरिया पे करेगी, तो वो एरिया डिसाइड करेगा इसके इंटेंसिटी को, या फिर ये एरिया, ये सोर्स। मतलब अगर अंदर मान लीजिए 100 वॉट का बल्ब लगा है, 10 मान लीजिए 20 वॉट का, तो 20 वॉट पावर हो गई एंड डिवाइडेड बाय दिस एरिया इंटेंसिटी। तो
क्योंकि ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही होती तो फिर खाली फॉर्मूला 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 लगाते रहो। हमें क्वेश्चन में जो एरिया दिया है वो मिरर का दिया है, समझ पा रहे हो? लेकिन कैलकुलेशन के लिए जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए। इन दोनों एरिया में रिलेशन क्या है? थीटा, बगल में 90 माइनस थीटा, इधर थीटा, कंपोनेंट वाला कंसेप्ट लगेगा। ये अगर ए है तो ये उसका कंपोनेंट है ए कॉस, तो ए कॉस थीटा वाला एरिया है जो जिससे लाइट आ रही है। इंटेंसिटी को जब आप ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर गलती होगी, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कुछ लोग डायरेक्टली ए मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉस थीटा उनके आंसर में रह जाएगा। आई ए कॉस थीटा क्या बना ये चीज? इंटेंसिटी इंटू एरिया, पावर इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन सी, मोमेंटम। जो आया, जो मोमेंटम आया, जरा मैकेनिक्स के एनालॉग में, मैकेनिक्स के एनालॉग में अगर कोई एम मास का पार्टिकल है v स्पीड पर आए, वो भी थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल पर वापस जाए, क्या कहोगे चेंज ऑफ मोमेंटम इसका? 2mv। कंपोनेंट होते हैं ना, क्या होते हैं कंपोनेंट? कैसे करते हैं? जो आने वाली वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट करोगे तो यहाँ पर v cos थीटा और इधर v sin थीटा, इधर वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो इधर v sin थीटा और v cos थीटा। तो मोमेंटम चेंज कौन सा हुआ? ये वाला चेंज है ना यार, चेंज मतलब बदलाव। ये कहाँ बदला? ये पहले भी राइट है अभी भी राइट है, तो बदला कहाँ हुआ? तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv cos थीटा, मतलब एक एक्स्ट्रा cos थीटा और आएगा, एक और cos थीटा कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो ये आपका मोमेंटम का चेंज है, पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक और cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज चेंज इन मोमेंटम। दूसरा वाला जो cos थीटा लगा रही है किस लिए? पहला वाला cos थीटा एरिया को कैलकुलेट करने की वजह से आया, और दूसरा वाला cos थीटा मैकेनिक्स के इस एनालॉग से कि मोमेंटम के एक कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, दूसरे कंपोनेंट में नहीं आ रहा है। तो सेकंड cos थीटा बिकॉज ऑफ कंपोनेंट है। ये पूरा चेंज इन मोमेंटम आया टाइम t में। चेंज इन मोमेंटम को फिर से टाइम से डिवाइड करो, दिस चेंज इन मोमेंटम फर्दर डिवाइडेड बाय टाइम t, क्या मिला मुझे अब? फोर्स, न्यूटन लॉ के हिसाब से। और एरिया से डिवाइड करो इसे, क्या मिल जाएगा? ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये जी मेल में आता है। ये जो फोर्स प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स है ये आते हैं मेंस में। मेंस क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी साइंस के एग्जाम्स में होते हैं। तो इसका कोई एक फिक्स रेडीमेड फॉर्मूला नहीं हो सकता कि भाई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बता दे तुम्हें कि उससे करना है, बार बार ये चीज करोगे। अब जैसे एक आध और एग्जांपल दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक कोनिकल सरफेस है, ना, इसकी अपनी एक हाइट है मान लो h की और रेडियस है r की। और इस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ऑफ इंटेंसिटी आई, मान लीजिए इंटेंसिटी आई की एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये जो कर्व सरफेस है ना ये रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को। दिस कर्व मतलब कोन की स्लैंटेड फेस जो है, कर्व्ड फेस, स्लैंटेड या कर्व्ड फेस, दे आर आइडियल मिरर्स। दो स्लैंटेड फेसेस आर आइडियल मिरर्स। पीछे जो फोर्स निकाला है ना, देखो क्या है। ये भी तो ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं है।
क्योंकि जो लाइट यहाँ पर गिरेगी, देखिए बोर्ड पे जरा, अगर हम यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लें, कोन का बेस एंगल थीटा है सपोज दैट, तो जो लाइट आएगी वो इस मिरर के नॉर्मल से क्या एंगल बनेगा जरा कैलकुलेट करते हैं। लाइट का नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा, मतलब ये एंगल, तो इसको इधर लाते हैं, थीटा 90 माइनस थीटा, इसके बगल में थीटा और उसके अपोजिट, तो नॉर्मल से थीटा एंगल पर लाइट आई है। तो क्या ये पिछले एग्जांपल नहीं हुआ यार? क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है तो ये पिछला ही वाला क्वेश्चन जस्ट अभी जो किया है। क्या आंसर आया था उसमें? प्रेशर कितना आया था उसके ऊपर? 2i cos स्क्वायर हो गया होगा ना बाय सी, और फोर्स में एरिया भी आया होगा। यहाँ पर एक अलर्ट है, प्रेशर तो इसको ठीक है, प्रेशर इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर कैलकुलेट करना आसान है, नहीं एरिया का चक्कर, एरिया भी दी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटीज में आता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में चला जाता है। प्रेशर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स तक में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बना था? 2i, एक मिनट, ए लगा रहे ना, कोई बात नहीं, बाई सी इंटू एरिया, ये बना था फोर्स। इसमें दिक्कत क्या है यहाँ पर देखो, नहीं वो सब नहीं, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें जाएगा। प्रेशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोर्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जाएगा। देखो क्या, लेफ्ट साइड पर जो लाइट आएगी इधर, वो फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएगी, मैकेनिक्स कंसेप्ट है। और राइट साइड पे जो लाइट आएगी वो भी नॉर्मल लगाएगी। तो लेफ्ट वाले एरिया की फोर्स और राइट वाले एरिया की फोर्स को क्या डायरेक्टली ऐड कर दे? फोर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फोर्स फ्रॉम राइट साइड, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शंस, तो वो सिंपली तो ऐड होंगे नहीं। तो अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करें, लेफ्ट साइड से कितनी फोर्स आएगी, फोर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला इज 2i cos स्क्वायर थीटा बाय सी, बट द एरिया शुड बी ऑफ द लेफ्ट साइड, मतलब आधा एरिया, और कोन की स्लैंटेड एरिया का हाफ। स्लैंटेड एरिया इज पाई आर एल, उसका आधा, और इस साइड से जो फोर्स आएगी वो होगा 2i, इसमें जो एरिया पुट करेंगे ये भी स्लैंटेड का आधा। बट इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, बिकॉज दे आर नॉट इन द पैरेलल डायरेक्शंस, वो एंगल बना रहे हैं। और वेक्टर्स में जब एंगल बनता है तो वो सिंपली ऐड नहीं हो जाते, या तो पैरेललोग्राम लॉ लगता है या फिर इनके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स करके देखिए अगर, हाँ कौन सा आएगा? कॉस वाला। हाँ, मतलब कि जो आंसर बनेगा, प्रेशर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रेशर में डायरेक्शन तो था नहीं, तो इसका लफड़ा क्या, कोई फोर्स में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर फाइनल फोर्स जो आएगी वो किसी भी एक साइड की फोर्स का डबल कर दे और उसमें cos थीटा फिर मल्टीप्लाई कर दे, तो इट इज 2 टाइम्स फोर्स ऑन एनी वन हाफ साइड, force on any one half side and one extra cos theta components की वजह से, एंड बाद में cos थीटा को आप r और h के हिसाब से लिख सकते हो, बिकॉज अगर ये h है ये r है तो स्लैंटेड लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी, एंड cos थीटा tan थीटा वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के आ जाएंगे, सब कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही है भाई आपकी क्लास।